टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक करकवंशी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम क्षेत्र और आसपास की ताज़ा तरीन खबरों से हमेशा आपको अपडेट करते रहते हैं। आज इस समय हम पलिया में हैं और पलिया में एक परिवार के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खुशी का मौका है। खुशी का मौका इसलिए है कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा है उसमें हमारे एमबीबीएस के कुछ छात्र फंसे थे। बहुतायत एमबीबीएस के छात्र हमारे यूक्रेन जाते हैं एमबीबीएस डॉक्टरी की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। उन्हीं में से हमारे क्षेत्र के भी कई लोग थे, जिनमें संपूर्णा नगर खजुरिया के साथ साथ पलिया नगर के भी एक बच्चा हमारा जो है ऋषभ गोयल जी वहाँ पे मौजूद थे। और वो अभी पीछे 12 दिसंबर को ही फर्स्ट ईयर की ज्वाइनिंग के साथ वो वहाँ पहुँचे थे। हम उनसे बात करेंगे, वो कल ही पहुँचे हैं। क्या सिचुएशन रही इस बीते एक हफ्ते से 10 दिन के बीच, क्या कंडीशन थी वहाँ, क्या क्या इनको झेलना पड़ा, पूरी बात हम सीधी बात इनसे ऋषभ गोयल जी से करते हैं। आइए हम बात करते हैं ऋषभ गोयल जी से। ऋषभ जी, पहले तो वेलकम है पूरी पलिया और क्षेत्र की तरफ से। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आपका और लोगों को थोड़ा सा डर भी था, जो माहौल टीवी पे लोग देख रहे थे उसको लेकर उनमें पैनिक भी था कि हमारे बच्चे कैसे हैं, वहाँ के क्या हो रहा है। तो पहले तो आप बताएं कि आपने यहाँ पढ़ाई कहाँ से की और कब आप जो है यूक्रेन के लिए मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए वहाँ पहुँचे? मैंने यहाँ पे पढ़ाई 11th-12th में। थोड़ा प्लीज़ तेज बोलिएगा। मैंने यहाँ पे पढ़ाई पहले तो मैंने 10th क्लास तक नैनीताल में बिरला विद्या मंदिर में करी थी। फिर उसके बाद मैंने को मन था कि मेरे को डॉक्टरी करनी है, तो मैंने 11th-12th में दिल्ली में आकाश ज्वाइन किया था, जो वहाँ पे मैंने 11th क्लास तक पढ़ाई करी थी। फिर 11th-12th में मैंने वहाँ पे साथ में स्कूलिंग भी करी थी। उसके बाद एक ईयर ड्रॉप लेके फिर मैं लाइक यहाँ पे जनरल वालों को वैसे सीट्स वगैरह कम होती, तो उस चक्कर में कॉलेज नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैं यूक्रेन चला गया था पढ़ने के लिए। कब आप यूक्रेन गए? 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर, इसी 12 दिसंबर 2021 को? हाँ जी। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ईयर था आपका। आप कीव में थे, जैसे कि आपने बताया कीव में थे, और एक जो है पीक पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। उसका मुख्य बिंदु खार्किव और जैसे कि हमें जानकारी मिली खार्किव और कीव था। आप कहां पे थे? आपके मेडिकल कॉलेज का नाम क्या था और कहां पे रह रहे थे? बमबारी और ये जो पैनिक सिचुएशन थी, इससे कितनी दूरी पर थे? जो पहली बमबारी हुई थी उससे मैं 30-40 किलोमीटर की दूरी पर था, और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी था, जो कीव में ही थी। और बाकी मेरा हॉस्टल के में वहाँ पे रहता था, जो कि कॉलेज का ही हॉस्टल था वहाँ पे। कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। और ये जो है 22 फरवरी से हम लोगों को जो जानकारी मिली कि 22 फरवरी से वहाँ की सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। जो बमबारी है या अटैकर्स हैं रशियन, वो वहाँ पे आ धमके थे। तो आप लोगों को कब पता चला इसके बारे में, कब जानकारी आपको मिली? हम लोग को इसके बारे में जानकारी मिल रही थी कि रशिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है बॉर्डर वगैरह पे, बट वहाँ पे हम लोग की बात हो रही थी यूक्रेनियन पीपल से और यूनिवर्सिटी के टीचर्स वगैरह से। उनका कहना था कि ये रशिया के लिए आम बात है, वो हमेशा ऐसा करते रहते हैं, तो सब चीज़ें नॉर्मल है। बाकी हमें जो मेन चीज़ वो पता चली थी कि 23 तारीख की रात में, मतलब 24 की सुबह बोरब्सिल के पास बम गिरा था, तो उसके वजह से हम लोग को सब कुछ पता चला कि रशिया ने अटैक वगैरह कर दिया है, ये सब। 23 तारीख को बमबारी शुरुआत हुई आप जैसे कि बता रहे हैं 30-40 किलोमीटर दूर। उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों में जो हॉस्टल में काफ़ी सारे बच्चे होंगे, कितने बच्चे थे हॉस्टल में? लगभग 1000-1500 बच्चे थे। 1000 बच्चे थे। जब आप लोगों को जानकारी हुई, तब आप लोगों के ऑफिशियल्स ने, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या किया? मैनेजमेंट का कहना था कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, तो आप लोग को सिंपल हमें सिचुएशन दी गई थी कि अगर आपको सायरन की आवाज़ सुनाई देती तो हम लोग को बंकर में जाना था। इन केस कोई बच्चा अभी से पैनिक कर रहा है तो अभी से बंकर में जाके रह सकता है। और बाकी पास में ग्रॉसरी स्टोर था, वहाँ से हम लोग को फूड वगैरह आइटम्स वगैरह स्टॉक करने को बोल दिया गया था। बैंक में जितने पैसे थे वो भी निकालने को कह दिए गए थे, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही वहाँ पे साइबर अटैक भी हुआ था, तो इसी वजह से सारे पैसे हम लोग ने सब बाहर निकाले थे बैंक। अच्छा, मतलब इस हमले से पहले वहाँ साइबर अटैक हुआ था। हैकर्स ने जो है उनकी जो मेनली ऑफिशियल वेबसाइट हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, उनको हैक किया था। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने बताया सायरन के लिए उन्होंने बताया था, कोई सिंबॉलिक था कि एक पर्टिकुलर सायरन होगा तब आपको ये सिचुएशन कंडीशन समझाई गई होंगी? हाँ, वहाँ पे 2 तरीके के सायरन थे। एक टेस्ट सायरन था जिसकी साउंड कंटिन्यूस थी, और जो बीप बीप करके सायरन था उसका मतलब ये है कि बॉम्ब शेलिंग होने वाली है, अलर्ट होने के लिए कि तुरंत बंकर में चले जाना चाहिए।
अच्छा, इसमें दो तरीके के सायरन बता रहे हैं, जैसे कि बता रहे हैं ये दो तरीके के सायरन को उनको बताया गया था, उन लोगों को उसका मतलब भी समझाया गया था कैसे क्या करना है इस सिचुएशन में। तो आप किस तारीख को बंकर में गए? हम लोग 24 की तारीख को ही रात में बंकर में चले गए थे बच्चे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे डर गए थे। बाकी फिर अगर 24 को कुछ हुआ नहीं था तो कुछ बच्चे बाहर अभी आ गए थे, लेकिन 25 को फिर से डर बना, डर का माहौल बन रहा था, तो फिर से बच्चे बंकर में चले जा रहे थे, बीच बीच में जाए जा रहे थे बंकर में। अच्छा, जब आपको बंकर में जाना पड़ा तब की सिचुएशन क्या थी? बच्चों में पैनिक होगा, जाहिर सी बात है, आप लोगों में भी पैनिक होगा। कैसे उस चीज़ को देख रहे थे? घर की भी याद आ रही होगी, सोच रहे होंगे किस मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ, बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, कुछ बच्चों के तो मतलब सांस वगैरह भी फूलने लगी थी बंकर में जाके, सफोकेशन की वजह से नहीं, घबराहट की वजह से फूल रही थी। उनका ये था कि अब हमारा क्या होगा, हमें हमें नहीं मरना है, ये सब भी चलने लगा था। जैसे कि हम लोग यहाँ अपने वायरल वीडियोस देखते हैं तो बता रहे हैं कि बंकर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं, नहाने का पानी नहीं, लोगों ने 10-10 दिन तक नहीं नहाया है। तो इसमें कितनी सच्चाई थी? जैसे जहाँ पे फूड वगैरह स्टॉक करना था तो मेनली वो स्टोर्स धीरे धीरे बंद कर दिए जा रहे थे, क्योंकि खाने की सप्लाईज भी कम हो रही थी, और प्लस वहाँ पे ज़्यादा भीड़ बहुत लग रही थी, तो भीड़ ज़्यादा लगाना अलाउड नहीं था। तो बच्चे पहले ही डर के हमारे बिना फूड स्टॉक किए सब पहले बंकर में छुप गए थे जाके। मैंने तो पहले ही फूड स्टॉक कर लिया था, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों की हेल्प वहाँ पे हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर दे रहे थे, क्योंकि जो बच्चे मेनली अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं वो लोग खाना वगैरह स्टॉक करके रखते नहीं हैं, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। पर हॉस्टल में बच्चे एक साथ थे तो तो आप कह रहे हो कि आप लोगों ने फूड स्टॉक जो किया है इंडिविजुअल किया था? मतलब अपने ऑफिशियल या मैनेजमेंट ने आपकी उसमें कोई हेल्प नहीं की? आपके हॉस्टल मैनेजमेंट में या कॉलेज मैनेजमेंट ने आपकी कोई हेल्प नहीं नहीं की? नहीं, उसमें कोई हेल्प नहीं करी थी, उसमें हम लोग ने खुद से फूड वगैरह स्टॉक किया था। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो कॉलेज मैनेजमेंट ने हम लोग को कहा था कि आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, आपके लिए वो भी प्रोवाइड कर दिया अच्छा, जाए। वो टच में थे, कॉलेज मैनेजमेंट टच में था। अच्छा, दूसरी बात आती है कि लोगों का कहना है, कुछ लोगों को जिज्ञासा भी है, यूक्रेनियन जो हैं, जो लोकेलिटी के लोग थे, उनका जो आप लोगों के साथ व्यवहार था कैसा था? मोस्ट ऑफ द यूक्रेनीज जो हॉस्टल के पास वगैरह में रहते थे उनका हम लोग के तरफ प्रभाव बहुत एकदम अच्छा था, वो लोग एकदम हम लोग की हेल्प करने को तैयार वगैरह थे, गाइड वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। बस ट्रेन में जो वहाँ पे जो बोगी वगैरह में जो लोग रहते हैं वो लोग हम लोग को मतलब अलाउड नहीं था वहाँ पे ट्रेन वगैरह में चढ़ना हम लोग अच्छा, को। आप बता रहे हैं कि 23 तारीख को आपको जानकारी हुई बमबारी की, 30 किलोमीटर दूर आपके खार्किव बता रहे हैं, नहीं, बोरप्सिल बोरप्सिल एयरपोर्ट पे बमबारी हुई। तो उसके बाद बमबारी हुई, आपको 23 तारीख को पता चला। उसके बाद आप कितने दिनों तक आप लोग बंकर में रहे? लगभग मतलब 23 की रात में जब बमबारी वगैरह हुई तो उसके बाद 24 को जब बच्चे सुबह उठे तो उन सबको पता चल गया था। तो मतलब लगभग 24 से 28 तारीख तक सब लोग बंकर वगैरह में थे, मतलब या तो रह रहे थे या फिर बाहर आ जा रहे थे कि इनके सायरन बजता है तो हम लोग तुरंत चले जाएंगे। और क्योंकि 28 तारीख तक वैसे भी वहाँ पे कर्फ्यू वगैरह था, एक मार्च से शायद से वहाँ पे कर्फ्यू हटना था, मार्शल लॉ लगा पड़ा था वहाँ कीव में कि बाहर निकलना अलाउड नहीं था। आप लोग कितने तारीख को बंकर से बाहर निकले? 1 तारीख को निकले थे। 1 तारीख को निकले। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर और लगातार कई प्लेटफॉर्म पर लोग रोजाना वीडियो चल रहा है कि भारत सरकार जो यूक्रेन में एमबीबीएस के 20 से 25,000 छात्र फंसे हैं उनकी बड़ी मदद कर रही है, ऑफिशियल उनके टच में हैं, उनको हर संभव मदद दी जा रही है। तो क्या आप 23 से और 28 तारीख तक इन 5 से 6 दिनों के जो पैनिक सिचुएशन थी उसमें आपको ऑफिशियल ने, इंडिया गवर्नमेंट ऑफिशियल या एम्बेसी, यूक्रेन में जो इंडियन एम्बेसी है उसके ऑफिशियल्स ने कोई मदद की आपकी? मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन एम्बेसी का फ़ोन बिजी आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स फ़ोन कर रहे थे, बट जब उठा रहे थे तो इंडियन एम्बेसी का यही कहना था कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग जहाँ हो वहीं रहो, सेफ़ रहो, या फिर कोई शेल्टर वगैरह पकड़ लो, हम लोग कुछ कर नहीं सकते अभी। देखिए, बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वीडियोस चल रहे हैं, हो सकता है कि उनमें सच्चाई ना हो। हमारे साथ ऋषभ गोयल जी हैं जो यूक्रेन में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे, 12 दिसंबर को ही गए थे, अभी 3 महीने के लगभग ही इनको हुआ था। आज ये वापस पहुंच गए हैं, कल कुशलतापूर्वक वापस पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ? 1 तारीख को आप जब शेल्टर से, जो आपके बेसमेंट थे उनमें से बाहर निकले आप, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गए आप? तो हम लोग को सबको जल्दी हो रखी थी, तो हम लोग ने रात में जैसे 28 तारीख की ऑलमोस्ट रात में हम लोग ने पैक वगैरह कर लिया था अपना सामान, एक बैग वगैरह सबने तैयार कर लिया था, उसमें खाने वगैरह का और थोड़ा कंबल वगैरह रख लिया था, कि रास्ते में सब लोग बता रहे थे जैसे ट्विटर वगैरह पे कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है बॉर्डर वगैरह पे।
तो 1 तारीख को जैसे ही कर्फ्यू हटा था वैसे ही सब बच्चे रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लगे थे और फिर जैसे जैसे ट्रेन वगैरह आ रही थी सब चढ़े जा रहे थे कि बस कीव छोड़ना है आज हम लोग को। हम लोगों ने वीडियो देखा उसमें जो आप ट्रेन है लोकल, जब कीव की बात कर रहे हैं तो हमने भी एक वीडियो देखा जिसमें कीव ऑफिशियल एक महिला जो भी है ऑफिशियल है ट्रेन पे, वो बच्चों को चढ़ने नहीं दे रही है। तो क्या ऐसी सिचुएशन आई हाँ क्या वहाँ? ऐसी सिचुएशन थी, वो लोग चढ़ने नहीं दे रहे थे। उन लोग का ये था कि सिर्फ यूक्रेनियन पीपल जाएंगे या कोई नहीं जाएगा, ट्रेन पूरी खाली भी होगी तब भी नहीं जाएंगे। इंटरनेशनल कोई भी बच्चों को नहीं चढ़ने दे रहे थे, ये नहीं था कि इंडियंस को नहीं चढ़ने दे रहे हो, ज़बरदस्ती या फिर पैसे दे के चढ़ना पड़ रहा था वहाँ। पैसे देने, कितने पैसे देने पड़ गए आपको वहाँ पे? 1000 गिरवना दिए थे मैंने वहाँ पे। यहाँ की अगर वैल्यूएशन निकालें उसकी तो कितने होते हैं? तो वो लगभग 2500-2600 रुपये के पास। 2500-2600 रुपए देकर आप ट्रेन पे बैठे। ट्रेन पे कीव से बैठने के बाद आप कहाँ पहुँचे? ट्रेन से कीव से बैठने के बाद मैं लवीव पहुंचा। लवीव में हम लोग ने बस वगैरह करी थी, खुद से सब बच्चों ने मिला के। लवीव कीव से लवीव की दूरी लगभग, जैसे कि हमारी इनसे बात हुई थी, 7 से 8 घंटे की है, अप्रॉक्सीमेट 200 से 250 किलोमीटर की है। जब आप लवीव पहुंच गए, लवीव में क्या माहौल था? लवीव में सब कुछ शांत माहौल था। वहाँ पे ऐसा कोई भी पैनिक करने वाली बात नहीं लग रही थी क्योंकि वो बॉर्डर से दूर एरिया बहुत दूर था, तो वहाँ पे कंडीशंस अभी भी नॉर्मल थी। रेलवे स्टेशन से उतरते ही हम लोग ने दूसरी ट्रेन वगैरह पकड़ने की कोशिश करी कि हम बॉर्डर के और नज़दीक पहुँच जाएँ, बट किस बॉर्डर के नज़दीक जाने का प्रयास कर रहे थे आप? हंगरी बॉर्डर का नज़दीक। हंगरी जाने का विचार कैसे आया? क्या बहुत सारे बच्चे वहां जा रहे थे उस बॉर्डर पे इसलिए, या कहीं से आपको इंस्ट्रक्शंस आए थे कि आपको उस तरफ जाना है? इंस्ट्रक्शंस नहीं आए थे, जैसे जैसे बच्चे ट्विटर वगैरह पे अपडेट कर रहे थे कि ये बॉर्डर पे रश कम है या फिर यहाँ पे एंट्री तुरंत हो जा रही है, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही थी कि बहुत सारे बॉर्डर्स पे हम लोग को घुसने को ही नहीं मिल रहा है, एंट्री नहीं मिल रही है। तो हम लोग बस ये था कि सेफ साइड लेके चलते हैं कि अगर वो बॉर्डर सेफ है तो अभी वहीं पर चले जाएंगे, तभी हंगरी जाने का सोच रहे थे। अच्छा, और बात करेंगे उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जानना चाहेंगे कि यूक्रेन में आप रहे, यूक्रेन की वेदर कंडीशन क्या थी? यूक्रेन की वेदर कंडीशन अभी तो काफ़ी सही हो गई थी, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री -1 -2 रह रहा था। मतलब ठंड रहती है हमेशा, बर्फबारी और ठंड रहती है। जब आप हंगरी की तरफ गए, कपड़े भी आप एक लिमिटेड स्टॉक ही ले जा सकते थे, बहुत सारा नहीं ले, तो रास्ते में खाने पीने का इंतजाम कैसे हुआ ट्रेन में? खाने वगैरह का इंतजाम ये था, पहले तो हम लोग बहुत सारा खाना खुद के साथ लेके चल रहे थे, कपड़े बहुत लिमिटेड थे हमारे पास कि बस 1 जोड़ी कपड़े वो रखे हैं, बाकी मोस्टली खाना ही था। बाकी लेकिन जैसे ही हम लोग रेलवे, मतलब हमें ट्रेन तो मिली नहीं, हम लोग जैसे नीचे उतरे वहाँ पे बंदे थे रेड क्रॉस वाले, शायद से उनको कह रहे क्या दिक्कतें मतलब लगभग आधे घंटे में हम लोग का बॉर्डर वगैरह क्रॉस वगैरह हो गया था, जो भी मतलब स्टैम्प वगैरह लगने होते हैं पासपोर्ट वगैरह पे, ट्रांजिट स्टैम्प। फिर उसके बाद जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया, हम लोग को वहाँ पे भी खाना वगैरह, पानी वगैरह, जितनी भी चीज़ें थी सब प्रोवाइड कर दी गई थी। हम लोग को कैब में रोका गया, वहाँ बॉन फायर वगैरह भी थी कि इनकेस किसी को ठंड लग रही हो। कपड़ों का भी पूरा इंतजाम था, दवाई वगैरह भी सारी की सारी अवेलेबल थी वहाँ पे, सिम वगैरह, कॉफ़ी, चाय, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के लोग आए बस करके, स्लोवाकिया में? हाँ, इंडियन एम्बेसी स्लोवाकिया की, और वहाँ से वो हम लोग को अलग अलग डेस्टिनेशंस पे ले गए जहाँ पे भी मतलब उन लोगों ने रहने का इंतज़ाम किया था। अच्छा, रहने का इंतज़ाम किया। आप 1 तारीख को कीव से निकले थे और कब 2 तारीख को आप पहुंच गए स्लोवाकिया? हाँ, लगभग 2 या 3 को पहुँच गए थे। 2 या 3 को पहुंच गए। उसके बाद आपको वहां से रेस्क्यू कैसे किया गया? वहां से अपने इंडिया कैसे आपको पहुंचाया गया? कब स्लोवाकिया में हम लोग 1 दिन रुके, अगले दिन हम लोग की इंडियन एयरफोर्स में फ़्लाइट की टिकट बुक हो गई थी, एंड वो लगभग 3 साढ़े 3 बजे स्लोवाकिया के टाइम से चली थी, 3 साढ़े 3 4 बजे के करीब, और यहाँ पे वो 5 बजे के लगभग पहुँच गई थी गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद आपको गाज़ियाबाद पहुंचा दिया। यहाँ इंडियन ऑफिशियल्स ने या गवर्नमेंट ने आपसे कुछ पूछा या आपकी यहाँ पे क्या हेल्प की? हाँ, मतलब एक तो पहले तो फ़्लाइट वगैरह में भी खाना वगैरह हम लोग को मिल गया था, और यहाँ पे भी जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट में घुसे थे हम लोग को खाना वगैरह चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई थी। बाकी बहुत सारे बच्चे थे, उनसे ऑफिशियल्स वगैरह से बात हुई थी कि रास्ता का सफ़र वगैरह कैसा था, मिनिस्टर्स वगैरह भी वहाँ प्रेजेंट थे। फिर वहाँ से हम लोग को अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के लोग प्रेजेंट थे, और जिनको जो भी था कि अगर उनको IJ एयरपोर्ट जाना है वहाँ छोड़ देंगे बस से पूरा, और जिनको गवर्नमेंट के साथ जाना है वो गवर्नमेंट अपने अपने भवन ले जा रही थी जो दिल्ली में है। तो मैं यूपी में था, तो मैं यूपी भवन गया था वहाँ से। अच्छा, वहाँ से आपको यहाँ तक कैब करके आपको भेजा गया? हाँ, वहाँ से हम। अच्छा, ये तो आपने पूरा सफ़र बता दिया। कहीं कुछ बीच में ऐसी कोई कंडीशन आई हो कि आपको लगा हो कि ये तो बहुत गलत हो गया हो? जैसे बच्चा, जब आप बच्चे ही हो हमारे हिसाब से, जब आपको परिवार की याद आ रही हो, एक तरफ बमबारी आपसे 20-30 किलोमीटर दूर हो रही हो, घर वालों से टच
में रहे, या बातचीत होती रही? हाँ, आपकी? घर वालों से बातचीत होती रही थी। मैं घर वालों को कंटिन्यूअसली बता रहा था मैं सेफ़ हूँ। बट यहाँ पे घर वाले परेशान थे क्योंकि नहीं, मीडिया में वहाँ ये घर वाले परेशान थे, एक तरफ आप परेशान थे, ज़्यादा परेशान कौन दिख रहा था, समझा कौन रहा था एक दूसरे को? मैं ज़्यादा समझा रहा था घर वालों को कि मैं सेफ़ हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं लवी पहुँचा था तो उसके बाद कंडीशन ये हो गई थी कि वहाँ पे कोई खतरा ही नहीं था। तो मैं घर वालों को समझा रहा था कि मैं क्रॉस कर लूँगा, बट उनका हर घंटे फ़ोन आया जा रहा था कि बॉर्डर क्रॉस हुआ नहीं हुआ। बट उनको नहीं पता चला था वहाँ पे हमारी कंडीशन कैसी थी, क्योंकि हम भी उस शहर में नए थे, हमें भी कुछ नहीं पता था कि कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ पहुँचना है, कितना टाइम लगेगा, कहाँ कहाँ डेस्टिनेशन। अच्छा, अब कुछ आखिरी सवाल हैं, और हमारे दर्शकों के भी मन में जिज्ञासा है, बहुत से रूमर्स चल रहे हैं। पहली चीज़ तो आप ये बताइए कि लोगों का कहना है, या वहाँ से वीडियोस रिलीज़ हो रहे थे यूक्रेन से, उनका कहना था कि हमें जो पैसा मिल रहा है, जो हमें फ़्लाइट टिकट्स हैं, उनकी जो है प्राइस बड़ी हाइक हो गई है। जो 25,000 की मिल रही थी 50,000 की हो गई, हमको 50,000 दे के आना पड़ रहा। आपके साथ ऐसा हुआ कुछ? हाँ, मैंने एक्चुअली फ़्लाइट की टिकट करने की सोची थी, बट ऑलरेडी 5-6 तारीख तक, मार्च तक फ़्लाइट की टिकट्स वगैरह बुक हो गई थी, और जितनी भी टिकट्स वगैरह अवेलेबल थी वो 1-1 लाख भी पहुंच गया था टिकट्स का प्राइस वगैरह। आप कैसे आए? आपको कितने पैसे देने पड़े? नहीं, मेरे को कोई पैसे नहीं देने पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड वगैरह करी थी। मतलब स्लोवाकिया से लेके यहाँ तक, अभी मैं घर पे जहाँ पे हूँ वहाँ तक एक भी पैसे मेरे खर्च नहीं हुए, सब कुछ गवर्नमेंट ने उठाया है खर्चा। एक बात चल रही है सोशल मीडिया पे कि जो यूक्रेन में रशियन आर्म फोर्सेस जो हैं, वो जहाँ पे बारकेडिंग उनकी लगी होती थी, पिकेट होती थी, और इंडियन अपने इंडिया का कोई भी आदमी अगर इंडियन झंडा लेकर, अपने तिरंगा लेकर उधर से निकलता था, तो वो बड़ा उनका जो है स्वागत करते थे। ऐसी कोई बात थी कि आपको देखने को? एक्चुअली ये चीज़ खार्किव वगैरह साइड वाले एरिया में हो सकती है। हम लोग के एरिया वाले कीव में, वहाँ पे भी रशियन आर्मी का कब्ज़ा हुआ नहीं था। वो लोग कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे थे तो हुआ नहीं था। बॉम्ब शेलिंग वगैरह कर रहे थे, बट हम अगर इंडियन का फ्लैग भी लगा के जाते तो वो बॉम्ब शेलिंग के समय तो दिखाई नहीं देता। बाकी बच्चे बता रहे थे कि खार्किव वाले, कि वहाँ से हम लोग को निकलने दिया जा रहा था रशियन मिलिट्री तो के। जैसे कि खबरें चल रही हैं लगातार कि भारत सरकार लगातार वहाँ मदद भेज रही है, लेकिन दूसरे देश में कुछ प्रतिबंध होते हैं, सारी तरीके की परेशानियां होती हैं, दूसरे देश की सेना को या दूसरे देश के ऑफिशियल्स को जाने में दिक्कत होती है। तो अभी हमारी ऋषभ गोयल जी से बात हो रही